वो कह रहे हैं अमाइन है जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट हो रहा है और बनने वाला कंपाउंड इनसोल्यूबल इन अल्कली है, तो कौन सा अमाइन होगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री? 2 डिग्री वाला रिएक्ट जरूर करता है क्योंकि उसके पास H होता है, लेकिन जब मैं तुम्हें दिखाती थी कि बनने वाला प्रोडक्ट जो होगा, हैव अ लुक एवरीबॉडी, उस बनने वाले प्रोडक्ट में N के पास H नहीं रहेगा। तो N के पास H होना क्यों जरूरी है? क्योंकि वही प्रोडक्ट एसिडिक होता है जिसमें H O के साथ या N के साथ लगा हो। अब अगर ये 1 डिग्री अमाइन होता, 1 डिग्री अमाइन में 2 H होते तो एक H रिएक्ट कर जाता, उसके बाद भी एक H बचता। बट अगर वो ये चीज बोल रहे हैं, अगर वो ये चीज बोल रहे हैं कि बनने वाला प्रोडक्ट क्या है? इनसोल्यूबल इन अल्कली, तो तुम्हारी क्या इंटरप्रिटेशन है? क्या इंटरप्रिटेशन है? इज इट 1 डिग्री अमाइन और 2 डिग्री? बोलो फिर 1 डिग्री। अरे 1 डिग्री होता, 1 डिग्री होता तो फिर अगर 1 डिग्री में 2 H होते ना, तो अगर एक H रिएक्ट कर भी जाता, एक H बच जाता ना, और N के साथ H इज एसिडिक, तो वो अल्कली में सोल्यूबल होता। लेकिन वो बोल रहे हैं कि अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट होने पे एक ऐसा कंपाउंड बना रहा है विच इज इनसोल्यूबल इन अल्कली, दैट ओनली मीन्स कि इसके पास H नहीं है, और इसके पास H ना होने का मतलब है कि इसके पास एक ही H था, यानी कि 2 अल्काइल थे, तो दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट 2 डिग्री अमाइन। और ये बोल रहे हैं दिस अमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय अमोनोलिसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड, तो इसका करेक्ट IUPAC नेम क्या होगा? कह रहे हैं ये जो अमाइन है ये कौन से अल्काइल क्लोराइड से बनता है? इथाइल, यानी कि ये अमाइन ऐसा होगा जिसके पास 2 इथाइल होंगे। 2 क्यों होंगे? क्योंकि हम ऊपर वाली इंफॉर्मेशन से ये प्रिडिक्ट कर चुके हैं कि इट हैज टू बी 2 डिग्री। अब 2 डिग्री में 2 अल्काइल लगाने थे, तो 2 अल्काइल हम कोई भी लगा सकते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, बट अगली इंफॉर्मेशन हमें बता रही है कि ये जो भी अमाइन है इसको कौन से वाले अल्काइल हैलाइड के मोनोलिसिस से प्रिपेयर किया जा सकता है? इथाइल। तो हो ना हो 2 अल्काइल कौन से रहे होंगे? इथाइल। तो आपने ऐसे प्रिडिक्ट करना था अमाइन को, तो इसका नेम क्या होगा? हाउ डू यू नेम 2 डिग्री अमाइन? 2 डिग्री अमाइन को नेम करने के लिए एक मेन चेन होगी और एक साइड चेन। जो साइड चेन लगी हुई है वो भी किसके साथ लगी हुई है? N इथाइल इथेनामाइन, N इथाइल, ऑप्शन में नहीं है N इथाइल इथेनामाइन, इथेनामाइन। हाँ किससे करेक्ट आया था? है ना, N इथाइल इथेना। ये तुम्हारे उसमें आया था, N इथाइल इथेनामाइन आएगा ना। चलो अगली इंफॉर्मेशन बढ़ो, हरी अप। अच्छा आप बताओ एरिक, 5th 6th वाला, अल्काइल फ्लोराइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? अगर आपने फ्लोराइड्स बनाने हैं तो स्वार्ट्ज रिएक्शन से बनाओगे, वुड से बनाओगे, फिंकलस्टीन से बनाओगे, 3 ही ऑप्शन है, बताओ हरी अप। फ्लोराइड्स, हलोअल्केन एंड हलोअरीन की 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, एक स्वार्ट्ज और एक फिंकलस्टीन, एक से आयोडाइड्स बनते थे और एक से फ्लोराइड्स बनते थे। तो स्वार्ट्ज से वुड्स पे तो डबल हो जाते हैं, तो ऑप्शन देगा स्वार्ट्ज या फिंकलस्टीन। हरी अप, अनपढ़ ही रहना। मैंने बताया था कि F से फ्लोराइड होता है, बट F फ्लोराइड, फिंकलस्टीन F से, ऐसे याद रखो कि फिंकलस्टीन में फ्लोराइड्स ही बनते, F और F मैच कर रहा है, बट फिंकलस्टीन से आयोडाइड्स बनते हैं, NaI डालते थे एसीटोन की प्रेजेंस में। तो फ्लोराइड किससे बनते थे? स्वार्ट्ज से। और अगर तुम्हें स्वार्ट्ज रिएक्शन नहीं आती ना, आई डोंट नो व्हाट यू गाइस आर डूइंग। नहीं, वो तो यू आर नॉट सो कॉन्फिडेंट, ऐसे डर डर के आंसर देने का कोई मतलब नहीं है। कौन सा मेटल है जो H2SO4 में से हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेगा? आयरन, लेड, कॉपर या जिंक? जिंक। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है कॉपर, कॉपर हाइड्रोजन के नीचे होता है, इसीलिए कॉपर इज द मेटल जो कभी हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं कर सकता। ये भी नहीं पता जिंक, क्यों भाई? जिंक तो ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, लेड भी ऊपर है, एंड व्हाट अबाउट आयरन? आयरन भी ऊपर है,
तो इतनी इन्फॉर्मेशन तो आपको पता ही होनी चाहिए कि कॉपर इज द ओनली मेटल, या कॉपर के नीचे वाले भी नहीं करेंगे। कॉपर के नीचे कौन कौन से होते हैं? मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। अब ये क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आते तो आई कांट हेल्प यू, हमारी बेसिक नॉलेज जीरो है। हिंसबर्ग रिएजेंट जो जो मैं स्पेसिफिकली बोल रही हूँ वो भी तुम्हें नहीं आता, तो सारा दिन आगे मैं यही आपको। चलो कॉमन नेम्स मैच करो। 4 मिथाइल फिनोल, 4 मिथाइल फिनोल, फिनोल के 4 पे मिथाइल, यस क्रिसोल। यू गाइज नो दैट जब भी मिथाइल लगता है तो वो क्रिसोल हो जाता है, बट अगर 4 पे लगा है तो वो ऑर्थोक्रिसोल थोड़ा होगा, वो क्या होगा? अगर बेंजीन के 1 और 4 पे डाइओल लगा है तो क्विनोल, 1 और 2 पे लगा है तो कैटेकोल, और अगर फिनोल के 2 पे मिथाइल लगा है तो ऑर्थोक्रिसोल। तो क्या ऑप्शन आ रहा है? ए का, ए का अगला देखो, ये कह रहे हैं 8th क्वेश्चन में, वंश आप बताओ कि आपने जब COCl3 5 अमोनिया को AgNO3 के साथ ट्रीट करा तो सिर्फ AgCl के 2 ही पीपीटी मिले, तो इसका मतलब इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या रहा होगा? अगर वो ये बोल रहे हैं कि इस कंपाउंड को जब तुमने AgNO3 के साथ ट्रीट करा तो सिर्फ 2 AgCl के पीपीटी मिले, इसमें Cl कितने दिख रहे हैं? 3, बट वो दे कितने रहा है? फिर 1। अनपढ़ हो क्या? लिख रहा है वो 2 मोल, दे कितना रहा है? 1 कैसे बोला? मुझे भी सब बताओ। तनेश क्वेश्चन भी नहीं गलत पढ़ते हो, कितने दे रहा है वो AgCl की पीपीटीज? तो इसका क्या मतलब है कि 2 ही Cl आयनाइजेबल स्टेट में रहे होंगे। आयनाइजेबल स्टेट कौन सी होती है? ब्रैकेट के अंदर या ब्रैकेट के बाहर? अंदर। अंदर वाले ब्रैकेट के कभी आयनाइज नहीं होते, ब्रैकेट के। तो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ब्रैकेट के बाहर 2 Cl दिख रहे हैं? इट कांट बी, बिकॉज इसमें ब्रैकेट के बाहर कितने Cl हैं? जशन ब्रैकेट के बाहर कितने Cl हैं? तो ये कितनी पीपीटी देगा? ओनली 1। अगले वाले में भी ब्रैकेट के बाहर कितने Cl हैं? इट विल ओनली गिव 1 पीपीटी ऑफ AgCl। What about D? इसमें तो 0। Only B option is correct and it will take fraction of seconds to solve. इससे आसान क्वेश्चन। और and you know what, I've seen so many times such type of question coming कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला दे देंगे, कभी बोलेंगे वो 2 पीपीटी दे रहा है, कभी बोलेंगे वो 1 पीपीटी दे रहा है, प्रिडिक्ट द फॉर्मूला। तो सिंपल, आपको इतनी नॉलेज अगर है कि अगर वो 2 पीपीटी दे रहा है तो इसका मतलब आपने ब्रैकेट के बाहर 2 Cl वाला ऑप्शन ही चूज करना है। इट इज सो सिंपल। अगला क्वेश्चन, which of the following will have the highest elevation in boiling point? सारे 1 मोल डाल रहे हैं, लेकिन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जब मोलालिटी सेम होती है तो आई पे डिपेंड करती है, यानी कि जिसके लिए आई की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि मोलालिटी तो सबकी सेम है, ये भी 1 मोल डाल रहे हैं, ये भी 1 मोल डाल रहे हैं, ये भी 1 मोल डाल रहे हैं, 1 मोल डाल रहे हैं, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उस सल्यूट के लिए सबसे ज्यादा होगा जिसके लिए आई की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। और इसको भी करने में टाइम नहीं लगना चाहिए। NaCl के लिए आई की वैल्यू 2 होगी, बिकॉज NaCl किस में ब्रेक होगा? Na पॉजिटिव है तो 2/1। ग्लूकोज तो ब्रेक होता ही नहीं है, ये तो उल्टा डाइमर बनाएगा, उल्टा इसके लिए तो कम हो जाएगी, आई की वैल्यू हाफ हो जाएगी। यूरिया भी मतलब ब्रेक नहीं होता। सबसे ज्यादा कौन सा आपको ब्रेक होता नजर आ रहा है? AlCl। साफ पता लग रहा है कि जब AlCl3 पानी में जाएगा, एक Al और कितने Cl आयंस प्रोड्यूस करेगा? 3। दैट मीन्स 1 + 3 4। तो आई की वैल्यू 4/1 हो जाएगी फॉर AlCl3। तो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स में से सबसे ज्यादा डेल्टा टीबी की वैल्यू AlCl3 के लिए आएगी। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं कि डेल्टा टीबी की वैल्यू किसके लिए ज्यादा रहेगी इफ यू आर टेकिंग सेम मोलारिटी ऑफ 2 सल्यूट। तो जब भी आपको 2 सल्यूट या 4 सल्यूट दे दिए जाए, सबके लिए आई निकाल लो। क्या निकाल लो? एंड आई निकालना इज वेरी इजी। सिर्फ आपने ये देखना है कि वो इलेक्ट्रोलाइट कितने पार्टिकल्स में टूट रहा है। KCl 2 में टूटेगा। यूरिया और ग्लूकोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, वो टूटेंगे नहीं, दे आर नॉट इलेक्ट्रोलाइट्स, वो तो जुड़ेंगे। तो उनके केस में तो वैल्यू 1/2 1/3 होगी, डिपेंडिंग अपॉन वो डाइमर बना रहे हैं या ट्राइमर बना रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपको इसको भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगना चाहिए था कि AlCl3 के लिए डेल्टा टीबी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट है, कौन सा अल्कोहल्स है
जो ऑक्सीडेशन पर ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा जो टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेगा। अब सबसे पहले टॉलरेंस रिएजेंट को कौन रिड्यूस करता है, अल्डिहाइड या कीटोन? अल्डिहाइड, अल्डिहाइड ही है ना जो टॉलरेंट टेस्ट, फैलिंग टेस्ट देते हैं, बिकॉज दे आर इजी टू ऑक्सीडाइज। तो अब उन्होंने बोला है कि इनमें से ऐसा कौन सा अल्डिहाइड है जो टॉलरेंट को रिड्यूस करेगा। अब पहले तो आप चेक करो कि कौन कौन सा अल्कोहल है जो ऑक्सीडाइज होने पे अल्डिहाइड बनाएगा। सबसे फर्स्ट ऑप्शन में 1 डिग्री अल्डिहाइड है। 1 डिग्री अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करोगे यानी कि एक एच यहाँ से जाएगा, एक एच यहाँ से जाएगा, तो CHO, यानी कि 1 डिग्री फर्स्ट ऑप्शन वाला जो अल्कोहल है बिग 1 डिग्री वो अल्डिहाइड में ही चेंज होगा ऑक्सीडाइज, और अल्डिहाइड तो टॉलरेंट रिएजेंट को रिड्यूस करते ही है, यानी कि फर्स्ट तो करेगा। अगले में अल्कोहल 2 डिग्री है। 2 डिग्री मतलब बीच में, अगर बीच वाले अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो तो बीच में CO कीटोन हो जाता है। 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइजेस टू कीटोन एंड कीटोन नेवर रिड्यूसेस टॉलरेंट रिएजेंट, तो ये तो टॉलरेंट रिएजेंट रिड्यूस नहीं करने वाला। बट अबाउट थर्ड, थर्ड में उन्होंने OH एक ऐसे कार्बन से लगाया हुआ है जो 1 2 3 3 डिग्री है, तो आई थिंक 3 डिग्री वाला भी 3 डिग्री वाला भी आपका कीटोन में ऑक्सीडाइज होगा, तो आई थिंक ओनली वन ओनली। ओके ये इन्होंने एक रिएक्शन दिया है, अगली रिएक्शन है, उस रिएक्शन में हमें ये एज इट इज दिख रहा है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या फर्क नजर आ रहा है? जो उन्होंने रिएक्शन दिया है उसमें ये पार्ट तो सेम है, ये साइक्लिक वाला भी पार्ट सेम है। माधव ये कीटोन किसमें चेंज करता हुआ नजर आ रहा है? अल्कोहल। तो कीटोन को वापस अल्कोहल में लेके जाना है। जब अल्कोहल अल्डिहाइड या कीटोन में जाता है तो ऑक्सीडाइज करते हैं, कीटोन को वापस अल्कोहल में लेके जा रहे हैं, तो क्या करी होगी इन्होंने? रिडक्शन। पहले तो समझो रिएक्शन में अल्कोहल कीटोन में चेंज हो रहा है या कीटोन अल्कोहल में चेंज हो रहा है? बोलो यहां से जब यहां जा रहे हो कीटोन अल्कोहल में चेंज हो रहा है या अल्कोहल कीटोन में चेंज हो रहा है? कीटोन। तो अगर अल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन जाते हैं तो व्हाट डू यू डू? ऑक्सीडाइज। यानी कि अगर ये कीटोन को अल्कोहल में वापस लेके जा रहे हैं तो पक्का इन्होंने क्या करी होगी? तो इसमें से रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? LiLH4 भी है, NaBH4 भी है, बट वाई यू विल चूज LiLH4? जब मैंने आपको इतनी बार बोला है कि अगर आप आधे रास्ते पर ही हो, अल्डिहाइड और कीटोन पर ही हो, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर आना होता तो आप LiLH4 प्रेफर करते। अगर आप कीटोन से आधे रास्ते से ही वापस आ रहे हो तो आपको एक सिंपल माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट भी काम, मतलब ये नहीं वो कह रहे कि उन्होंने बोला विच शुड बी यूज, कौन सा यूज करना चाहिए? NaBH4। वाई नॉट LiLH4? बिकॉज आई हैव गिवन यू दिस टिप कि अगर आप अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हो तो अल्डिहाइड और कीटोन तक पहुंचते हो, यहां तक पहुंचने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी माइल्ड यूज करना चाहिए लाइक PCC, और जब वापस आना है तो भी माइल्ड यूज करना चाहिए। अगर LiLH4 आप तब चूज करते हैं अगर आप रिडक्शन कहाँ से, कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल आ रहे होते। एंड दिस टिप इज सो इम्पॉर्टेंट। जिस बच्चे को ये टिप मेरी याद है कि जब हम आगे जाते हैं तो हमें ऑक्सीडाइज करना होता है और जब पीछे जाते हैं तो रिडक्शन करनी होती है। ये टिप आपको बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प कराएगी। और ना सिर्फ इतना, मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि कब माइल्ड यूज करना है, कब स्ट्रॉन्ग यूज करना है। जब आप अल्कोहल से सिर्फ अल्डिहाइड या कीटोन तक जाना चाहते हो तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से करवाए थे माइल्ड? कैन यू टेल द नेम? PCC, PDC, CrO3, CrO2, Cl2। और अगर मैंने डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाना होता है तो स्ट्रॉन्ग इज KMNO4। और अगर अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाना है उसमें भी हम आधी स्टेज तक पहुंच ही चुके हैं, तो टॉलन यूज कर लो क्योंकि टॉलन इज माइल्ड, बट वो सिर्फ अल्डिहाइड को करेगा। तो ये सारी चीजें याद रखा करो। चलो अब ये बताओ, ये कौन बताएगा? ध्रुव। So you have been given 4 कंपाउंड, so easy। बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे ज्यादा जिसका होगा उसको सबसे आगे लगाओ और पीछे, मतलब छोटे से बड़ा। सबसे कम किसका होगा? ईथर्स में O आ जाता है, थोड़ी O की कदर करा करो। हाइड्रोकार्बन सबसे नालायक होते हैं क्योंकि उनमें कोई ऑक्सीजन नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन, नॉन पोलर। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है। बोलते बोलते मैं आई विल बी पिस्ड ऑफ, लेकिन आपको नहीं याद रहेगा। ईथर, मानना ईथर का कम है बट फिर भी O तो है ना, O की वजह से कुछ पोलैरिटी तो आएगी ना। हाउ कैन यू से ईथर्स? ये सबसे डम आंसर है, पता नहीं आप पास भी क्यों कर लिया। आपको सबसे कम किसका होना था? हाइड्रो
सबसे ज्यादा किसका होगा? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH, दो दो OH है, इतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बट उतनी नहीं होती जितनी किसके अंदर होती है? ईथर में O अकेला है, OH नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्कोप नहीं है, बट ईथर इज O की वजह से कुछ तो पोलैरिटी आएगी, कुछ तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगे। तो लॉजिक सोचा करो ना, हाइड्रोकार्बन क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन, नो पोलैरिटी, नो रीजन ऑफ हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज दे आर सो वीक वंडर वॉल फोर्सेस। तो कौन सा ऑप्शन है सबसे कम? हाइड्रोकार्बन, फिर ईथर, उससे ज्यादा अल्कोहल, और सबसे ज्यादा अगर कोई पूछे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो अल्कोहल के अंदर भी होती है ना, और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी होती है, बट फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है? तो आप बोलोगे कि उसके अंदर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एक्सटेंसिव मतलब आप देखो, दो दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड पे दो दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई कंपैरिजन थोड़ा है। सो इवन इफ यू डू नॉट नो हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम, जस्ट रिमेंबर कार्बोक्सिलिक एसिड हैव एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को बॉयल करते हो ना, वो बॉयल भी इकट्ठे होते हैं, मतलब वेपर स्टेट में भी उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटती नहीं है। तो ये क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आता है कि व्हाई डू कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज अ डाइमर इन द वेपर स्टेट, कि वो वेपर स्टेट में भी डाइमर दो दो मॉलिक्यूल जुड़े हुए क्यों पाए जाते हैं? तो इसका आंसर भी यही देना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी एक्सटेंसिव है, इतनी स्ट्रॉन्ग है, दैट व्हेन यू बॉयल इट डज नॉट ब्रेक एंड द टू मॉलिक्यूल्स बॉयल टुगेदर एज अ डाइमर. So this is because of the so strong hydrogen bonding which do not even break in the vapor state. तो ये चीजें आती हैं बार बार, तो मैं आपको बार बार यही चीज बोलती हूँ कि अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है, किसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, किसके अंदर वंडरवॉल फोर्सेस है ना, और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कब ऑक्सीडेशन करनी है, कब रिड्यूसिंग एजेंट करनी है, कब माइल्ड पुट करना है, कब स्ट्रॉन्ग पुट करना है, इतने बेसिक कॉन्सेप्ट से भी आपके बहुत अच्छा पेपर हो जाता है, क्योंकि आपको बस अपने बेसिक सप्लाई करने होते हैं. कमिंग टू असर्शन, K2Cr2O7 is an orange red crystalline compound. Is it true? मैंने दो कंपाउंड्स पढ़ाए थे DNF में, KMNO4 और एक K2Cr2O7. KMNO4 पर्पल कलर का होता है और K2Cr2O7 ऑरेंज रेड कलर का होता है. इससे पहले जो क्रोमेट बनता है स्टेप 2 में वो येलो कलर का होता है, बट जो डाइक्रोमेट था वो सर्टेनली कौन से कलर का था? ऑरेंज रेड. सो आई थिंक एब्सोल्युटली दिस असर्शन इज ट्रू. और उसके बाद ये बोल रहे हैं चार्ज ट्रांसफर डेवलप्स कलर इन K2Cr2O7. मतलब ये जो K2Cr2O7 में ऑरेंज रेड कलर आ रहा है, this is because of charge transfer. Is it true? K2Cr2O7 में जो चार्ज मतलब जो कलर का रीजन होता है दैट इज चार्ज ट्रांसफर. आई थिंक ये शायद डिस्कस नहीं हुआ बट ये ट्रू है. तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन. तो इसका ए आएगा. 14 बताओ. कहते हैं जो ईथर्स होते हैं उनमें हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, क्योंकि ऑक्सीजन 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, टोटल पेयर कितने हो गए 4. बट जो एंगल होता है वो टेट्राहेड्रल एंगल से कम होता है. टेट्राहेड्रल का एंगल क्या होता है? 109.5 डिग्री. बट ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो इससे लेस क्यों होगा? क्योंकि आप यही बोलोगे क्योंकि ईथर में ऑक्सीजन इज सराउंडेड बाय 2 लोन पेयर. लोन पेयर क्या करते हैं? रिपल्शन देते हैं. लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन बॉन्ड पेयर. तो इनकी रिपल्शन की वजह से दो बॉन्ड पेयर नजदीक आ जाते हैं. क्यों नजदीक आ जाते हैं? क्योंकि उनको लोन पेयर से ज्यादा डर लगता है. तो आपस में चाहे थोड़ी सी रिपल्शन होगी, इट्स ओके, बट दे विल कम क्लोजर. तो क्लोज आने की वजह से उनका जो बॉन्ड एंगल है वो टेट्राहेड्रल से कम हो जाएगा. क्या आंसर दोगे? कि इन ईथर्स ऑक्सीजन इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर. अगर तो ऊपर भी बॉन्ड पेयर होते फिर तो बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली 109.5 डिग्री के इक्वल आता. बट ऑक्सीजन टेट्राहेड्रली सराउंडेड जरूर है, बट 2 बॉन्ड पेयर के अलावा 2 क्या है? लोन पेयर. और हम 11th में पढ़ते थे कि लोन पेयर की रिपल्शन ज्यादा होती है, क्योंकि लोन पेयर किसी के लोन पेयर एक ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो किसी मतलब न्यूक्लियस से बाउंड नहीं है, खुले हैं. जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि एक डॉगी जो बंधा हुआ हो उससे हमें डर नहीं लगता, लेकिन खुले आम जो डॉगी घूम रहे होते हैं दे आर नॉट अंडर एनीवन्स कंट्रोल, तो हमें उनसे डर लगता है. सिमिलर इज द फैक्ट कि ये जो
लोन पेयर है, ये बहुत रिपल्शन देते हैं। तो ये जो बॉन्ड पेयर है ये आपस में पास आ जाते हैं। अब आप कहोगे कि मैम बॉन्ड पेयर आपस में एक दूसरे को रिपल्शन नहीं देंगे, तो ये बात हम 11th में पढ़ चुके हैं कि बॉन्ड पेयर रिपल्शन आर लेस, क्योंकि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स आपस में इतने रिपल्शन नहीं दे सकते बिकॉज वो बाउंड है एटम के न्यूक्लियाई के अंदर। तो दैट इज वाई ये पास आने की कोशिश करेंगे इनसे दूर जाने की वजह से। तो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू कि सच में ईथर्स का बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल एंगल से लेस होता है। रीजन क्या वो दे रहे हैं? ड्यू टू द रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन टू अल्काइल ग्रुप्स इन ईथर। कह रहे हैं कि ये जो अल्काइल ग्रुप है ये आपस में रिपेल कर रहे होंगे, ये रीजन नहीं है। अगर अल्काइल ग्रुप आपस में रिपेल करते तो अल्काइल ग्रुप दूर जाते। तो ये नजदीक इस वजह से नहीं आ रहे क्योंकि अल्काइल ग्रुप एक दूसरे को रिपल्शन दे रहे हैं, ये दूर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको रिपल्शन किससे मिल रही है? लोन पेयर से। आप सोचो ना, अगर अल्काइल ग्रुप्स यानी कि ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है अगर ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते तो ये तो दूर जाते, फिर तो बॉन्ड एंगल बढ़ता। अगर अल्काइल ग्रुप्स आपस में रिपेल कर रहे होते फिर तो ये दूर जाते, फिर तो बॉन्ड एंगल को बढ़ना चाहिए था। तो बॉन्ड एंगल कम क्यों हो रहा है? बिकॉज कहीं ना कहीं अल्काइल ग्रुप पास आ रहे हैं। और अल्काइल ग्रुप पास क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको लोन पेयर से दूर भागना है। सो रिपल्शन इज बिकॉज ऑफ द लोन पेयर, नॉट बिकॉज ऑफ द टू अल्काइल ग्रुप्स। आई थिंक असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज एब्सोल्युटली फॉल्स। तो इसका सी आएगा। व्हाट अबाउट डी पॉजिटिव ग्लूकोज इफ डेक्स्ट्रोरोटेटरी? डी पॉजिटिव इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी माधव, बिकॉज वहां पॉजिटिव लिखा है। डी की वजह से नहीं है, डी की वजह से वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी नहीं है। डी तो कॉन्फ़िगरेशन होती है, वही डी कॉन्फ़िगरेशन फ्रक्टोज की लीवो भी होती है, तो वो डी की वजह से डेक्स्ट्रो नहीं है। बट हाँ उसका पॉजिटिव ये इंडिकेट कर रहा है कि वो डेक्स्ट्रो है, तो दिस इज ट्रू। वो कह रहे हैं कि इफ डी की वजह से डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, नो, so many times I've told you that this capital D has nothing to do with the dextro. कैपिटल डी एक कॉन्फ़िगरेशन होती है ग्लूकोज की जिसमें OH राइट हैंड साइड पे लगा होता है। और ये बात फ्रक्टोज का जब हम डी फ्रक्टोज करते हैं तो ये प्रूव होती है कि फ्रक्टोज का डी तो लीवो होता है। यानी कि आई ऑलवेज टेल कि कैपिटल डी का सिर्फ एक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेशन है कि यानी कि अगर OH राइट पे लगा होगा तो वो कैपिटल डी उसकी शक्ल ग्लिसरल्डिहाइड से मैच हो जाएगी कैपिटल डी वाले से। बट ये जरूरी नहीं है कि कैपिटल डी वाले की शक्ल भी और अक्ल भी डी ग्लिसरल्डिहाइड से मैच करे, कि डी ग्लिसरल्डिहाइड डेक्स्ट्रो होता है और डी ग्लूकोज भी डेक्स्ट्रो होता है तो उसकी शक्ल भी मैच करगी और अक्ल भी मैच करगी। बट डी फ्रक्टोज जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि डी फ्रक्टोज की शक्ल डी ग्लिसरल्डिहाइड से जरूर मैच कर रही है बट वो लीवो निकला। जैसे मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ कि बच्चे कई बार पेरेंट्स की शक्ल भी होती है और अक्ल भी होती है बट कई बार ऑपोजिट भी होता है, तो दैट वाज द केस। तो एनीवेज आप उसमें मत उलझो, कैपिटल डी हैज नथिंग टू डू विद द डेक्स्ट्रोरोटेटरी। सो दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स बट दिस इज ट्रू। लास्ट assertion, rate constant determined from Arrhenius equation are fairly accurate for simple as well as complex molecule. Reactant molecule undergo chemical change irrespective of their orientation during collision. बकवास assertion है, कुछ छोड़ो। अब हमारा पूरा सैम्पल पेपर ऑलमोस्ट कोई मतलब नहीं होता कई बार सैम्पल पेपर के कई क्वेश्चंस का। अब सैम्पल पेपर 6 हमारा डन है ऑलमोस्ट, आई थिंक 90%। नहीं, टेस्ट 5 का ही है क्योंकि आई हैव बिन गिविंग यू टेस्ट ऑफ सैम्पल पेपर 5 और मैंने तो आज भी आपको बोला था कि अगर आपके 5 में से डाउट्स है तो हम 5 ले लेते हैं क्योंकि कल टेस्ट 5 का है। बट यू पीपल कम लाइक कि नहीं हमें तो सब कुछ ही आता है, आपने शायद पता नहीं शुरू भी करा या नहीं, तो अब आपकी मर्जी। अब हम सैम्पल पेपर 7 शुरू करेंगे। 10 है, 7 वाला करो चलो बेटा, ये PYQ ही है। चलो 7 शुरू करो। और आई थिंक 7 आया था मुकद में कि 8 आया था? 7 ही आया था ना मुकद में। नहीं, जो तुम्हारे प्री बोर्ड में आया था। देखो बड़ा याद होगा अब। अच्छा चलो, लेट अस स्टार्ट विद सेक्शन बी। अब मैंने पिछले सैंपल पेपर में आपको हेल्प करी, अब मैं कोई हेल्प नहीं करी, ना ही मैं आपको जज करने वाली हूँ। आप बस सॉल्व करो, फिर जब मैं डिस्कस करूंगी फिर आप देखोगे कि कोई इंप्रूवमेंट आ रही है। अब क्या क्वेश्चन हो रहे हैं? आप शुरू करो 17th क्वेश्चन से। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ सेम मोलैरिटी इन इंक्रीजिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? पहले तो डेल्टा TF निकाल लो। डेल्टा TF IKF मोलालिटी, मोलालिटी सबकी सेम दे रखी है।
तो आई पे डिपेंड करेगा, सबसे ज्यादा आई की वैल्यू किसके लिए होगी, Al2SO4 3 की, क्योंकि 5 आयंस में टूट रहा है। तो सबसे ज्यादा डेल्टा टीएफ की वैल्यू हाई किसकी होगी, Al2SO4 3 की, और उसके बाद CaCl2 की, क्योंकि CaCl2 3 में टूटेगा, उसके बाद NaCl की, और सबसे कम यूरिया के लिए डेल्टा टीएफ की वैल्यू होगी, क्योंकि यूरिया टूटता ही नहीं है, जुड़ता है। अब अगर तुम्हें याद हो, थोड़े दिन पहले मैंने कॉन्सेप्ट कराया था कि अगर आई की वैल्यू ज्यादा तो डेल्टा टी भी एलिवेशन ज्यादा आएगी बॉइलिंग पॉइंट में, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, यानी कि जिसके लिए डेल्टा टीएफ की वैल्यू कम हो रही है सबसे ज्यादा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उल्टा रहेगा। यानी कि अगर मैं तुमसे पूछूं इन चारों में से डेल्टा टीएफ की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए होगी, डेल्टा टीएफ की वैल्यू तो सबसे ज्यादा किसके लिए होगी, Al2SO3, क्योंकि वो 5 पार्टिकल्स में टूट रहा है। बट क्या क्वेश्चन में वो ये पूछ रहे हैं कि किसके लिए डेल्टा टीएफ की वैल्यू ज्यादा होगी, किसके लिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू ज्यादा होगी, वो ये नहीं बोल रहे। वो पूछ रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा जिसके लिए डेल्टा टीएफ, जिसके लिए डिप्रेशन कम आई, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट कम खत्म लोअर हुआ। तो सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका कम हुआ, यूरिया का। तो यूरिया का सबसे ज्यादा, और ये मैंने टिप लिखवाई भी थी, मैंने कहा था कि अगर समझ ना आए तो याद कर लो, जिसकी आई ज्यादा उसका डेल्टा टी भी ज्यादा रहेगा और उसी का बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट में टिप ये है कि जिसकी आई लो होगी उसकी डेल्टा टीएफ लो होगी, लेकिन उसका फ्रीजिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। यानी कि अगर क्वेश्चन हाई फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पूछा है तो उसको चेक करो जिसका आई सबसे कम है। ये टिप मैंने कहा था कि अगर समझ नहीं भी आती तो ये रट लो कि अगर फ्रीजिंग पॉइंट हाई पूछ रहे हैं तो आपने उसको नहीं चूज करना जिसका डेल्टा टीएफ हाई आ रहा है, क्योंकि डेल्टा टीएफ हाई आने का मतलब है कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है, डिप्रेशन आती है फ्रीजिंग पॉइंट में। तो वी हैव टू चूज फॉर हाई फ्रीजिंग पॉइंट दैट सॉल्यूट जिसका डेल्टा टीएफ लो रह रहा है। बट बॉइलिंग पॉइंट के केस में डायरेक्ट रिलेशन है। फॉर हाई बॉइलिंग पॉइंट यू हैव टू चूज दैट सॉल्यूट जिसका डेल्टा टी भी हाई है। और आई थिंक थोड़े दिन पहले हुई थी ना, आई रिमेम्बर कि मैंने ये डिस्कस भी किया था। अगर जो बच्चे रेगुलर क्लास में आ रहे हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैंने तब भी ये टिप 15-20 मिनट लगा के डिस्कस करी थी, जब तुम बोल रहे थे कि मैम क्या करी जा रहे हो, हाई लो हाई लो। तो मैंने कहा था कि अगर समझ नहीं आ रही तो रट लो कि बॉइलिंग पॉइंट उसी का हाई होगा जिसका डेल्टा टी भी हाई आ रहा है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट उसका हाई होगा जिसका डेल्टा टीएफ लो होगा, क्योंकि डेल्टा टीएफ का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट कमी आनी। तो जिसकी कमी ज्यादा आ रही है उसका फ्रीजिंग पॉइंट हाई कैसे हो सकता है। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आती है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बढ़ रहा है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा ही होगा। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट में जिसकी डिप्रेशन ज्यादा आएगी उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा नहीं हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। सो फॉर हाई फ्रीजिंग पॉइंट यू हैव टू चूज दैट सॉल्यूट जिसका डेल्टा टीएफ लो आ रहा है। अब इन चारों में से डेल्टा टीएफ सबसे लो यूरिया के लिए क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके लिए तो आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, मतलब आई के एफ एम, ये तो 5 आयंस के हिसाब से डेल्टा टीएफ की वैल्यू देगा, ये 2 के हिसाब से देगा, ये 3 के हिसाब से देगा, और ये तो टूटता ही नहीं। आप बातें मत करो प्लीज। अगला रीजन कौन देगा, बेंजोइक एसिड एग्जिस्ट एज अ डाइमर। हाँ जी, बेंजोइक एसिड डाइमर की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करेगा, अभी बताया था, ड्यू टू हाइड्रोजन। बेंजोइक एसिड इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, और अभी मैंने बताया था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होती है उसमें एक नहीं बल्कि कितनी कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, 2-2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक्सटेंसिव, व्हिच डज नॉट ब्रेक इवन इन द वेपर। अब ये भी देखो, अब देखो पिछले सैंपल पेपर का क्वेश्चन अब काम आ गया ना। अब आपको रिलेट करना है कि बेंजोइक एसिड क्यों डाइमर। अभी भी अच्छा, बेंजोइक एसिड तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। अभी अभी तो मैम ने बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज उनके अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन। सो इवन इफ यू डू नॉट ड्रॉ द डायग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, आपको इतना आइडिया तो लगाना पड़ेगा कि बेंजोइक एसिड मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड कि कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द strong or extensive hydrogen bonding which does not even break in the vapor state. Just imagine, भाप भी बन रही है लेकिन इकट्ठे इकट्ठे जा रहे हैं। ओके 18 क्वेश्चन करो।
अच्छा माधव आप बताओ 18th। ये कह रहे हैं आपको दो कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं और दो डायग्राम दे रखे हैं। COF6 का ये डायग्राम दे रखा है। कोबाल्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? फीको 27। एक्स से 3 उड़ा भी दोगे तो एस से जाएंगे, एक जाएगा डी से, तो डी में 6 पड़े होंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन इन्होंने कैसे डाले हैं? 1 2 3 4 5 6। मतलब पहले उन्होंने ऊपर भेजे हैं क्योंकि वीक लिगेंड है, स्प्लिटिंग कम हुई होगी, तो 1 2 3 4 5 6 सही बनाया डायग्राम। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इसमें इन्होंने 6 कैसे बनाए हैं कि ऊपर तो जा नहीं पाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो 1 2 3 4 इसके अंदर फीको, प्लीज डोंट टॉक, आई डोंट यू अंडरस्टैंड। कोबाल्ट 27 3 पॉजिटिव है तो 3 ही उड़ाओगे ना, 2 एस से और एक डी से बचेंगे तो 6 ही। 1 2 3 4 हाउ कैसे जी? कोबाल्ट तो कोबाल्ट ही है। पिछले में कोबाल्ट में 27 थे। वो बोंगे हो तुम, उसमें माइनस था तो एक्स की वैल्यू तो ओवरऑल करके +3 आ रही थी ना, उड़ाए तो 3 ही थे, 2 ऐसे और एक, और यहाँ पे अमोनिया का 0 हो जाएगा, तब भी चार्ज तो +3 आएगा, उधर भी +3 आएगा, चाहे ओवरऑल चार्ज -3 है, इधर भी +3 है, उड़ाने तो 3 ही है। और अगर 3 उड़ाओगे तो 2 एस से उड़ा के एक डी से उड़ा के डी में 6 ही बचेंगे। तो पहले तो ये डायग्राम ही गलत है क्योंकि 6 दिखाए नहीं। चलो एनीवेज क्वेश्चन बढ़ते हैं। माधव आप बताओ, ये कह रहे हैं कौन सा कॉम्प्लेक्स 1 और 2 में से हंड रूल को फॉलो कर रहा है? कर रहा है हंड रूल को फॉलो। हंड रूल क्या होता है? हंड रूल होता है कि पेयरिंग कैन नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच इलेक्ट्रॉन इज सिंगली फिल्ड। इन्होंने सिंगली फिल्ड करके उसके बाद पेयरिंग करी है, तो इसमें ये हंड रूल को फॉलो कर रहा है और ये भी हंड रूल को फॉलो कर रहा है, बट आई थिंक दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। मतलब हंड रूल तो फॉलो कर ही रहा है ना। हाउ डज द नेचर ऑफ द लिगेंड इन्फ्लुएंस द क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी? कहते हैं लिगेंड का स्प्लिटिंग एनर्जी पे क्या प्रभाव है? अब ऑफ कोर्स लिगेंड का ही है, लिगेंड वीक होगा तो स्प्लिटिंग कम होगी, डेल्टा नॉट की वैल्यू लो होगी, और अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, डेल्टा ओ की वैल्यू हाई होगी। तो ये तो क्वेश्चन बड़ी बार मैंने आते हुए देखा है कि लिगेंड का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पे क्या इन्फ्लुएंस है। अरे सारा खेल ही लिगेंड का है। सोचो लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, तो डेल्टा ओ की वैल्यू क्या होगी? हाई, तो इलेक्ट्रॉन पेयर अप करना प्रेफर करेगा ऊपर जाने की जगह। और अगर वीक लिगेंड क्या होगा? वीक, तो डेल्टा ओ की वैल्यू क्या होगी? स्प्लिटिंग क्या होगी? कम, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना प्रेफर करेगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने काफी बार आते हुए देखा है। एनीवेज हम अभी डायग्राम थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। ओके आर के टर्म्स में ही आंसर देना है, मत ये बता भावुक, ए क्या होगा बी क्या होगा? मतलब आर है ना तो आर के टर्म में ही देना है। आर ये इथाइल मिथाइल कुछ भी हो, कि अगर नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस करोगे तो ए क्या होगा बी क्या होगा? आर क्या होगा? कुछ भी हो, आर की टर्म में आंसर दो। पहले पानी डालोगे या माइड बनेगा, फाइनली फिर पानी डालोगे तो यहाँ पे ब्रेकिंग होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड OH और NH2H लेके अमोनिया। कितनी बार ये करवाया कि नाइट्राइल्स ऑन हाइड्रोलिसिस फर्स्ट दे फॉर्म अमाइड, क्योंकि वाटर का A को कार्बन को और 2 HN, फिर दोबारा पानी दोगे, हीट करोगे तो ये ब्रेकिंग होगी तो CO के साथ OH लग जाएगा। तो वन ऑफ देम इज कार्बोक्सिलिक एसिड। R नहीं पता तो R की टर्म्स में आंसर दे दो, और B अमोनिया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जब नोट्स ही नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से याद होगा? अब एक तो कल सैंपल पेपर 5 का टेस्ट है ना, सैटरडे को तुमने सारी नेम्ड रिएक्शंस अब अमाइंस वाले चैप्टर की करके आनी है। अमाइंस वाले चैप्टर की याद है कौन? उसमें तो है ही बस बहुत कम। कौन कौन सी अमाइंस वाले चैप्टर की? हिंसबर्ग। फर्स्ट कौन सी है? पहली रिएक्शन है हॉफमैन अमोनो, उसके बाद कौन सी है बोलो? हॉफमैन ब्रोमोमाइड, जिसमें एक कार्बन कम हो जाता है। ब्रोमोमाइड बनने वाला माइड हैज 1 कार्बन लेस,
उसके बाद गैब्रियल थैलीमाइड विच इज ओनली प्रेफर्ड फॉर 1 डिग्री अमाइन। उसके बाद कौन सी करी है? कार्बिलमीन टेस्ट। जिन्होंने ये 5 नेम्ड रिएक्शन अमाइंस की कर ली उनका अमाइंस हो जाएगा। एंड हिंसबर्ग सिर्फ ये 5 नेम्ड रिएक्शन है अमाइंस की। आई होप आप अल्कोहल और फिनोल की लिख चुके हो, जो मैंने पहले भेजी थी 10 से 12, और अल्डिहाइड की भी लिख चुके हो। आई थिंक वो भी थी 10 से 15। अब आपकी सिर्फ एल्कोकेन्स की रह जाएंगी, वो तो वैसे भी इतनी बार कर रखी है। बट अभी ऑन सैटरडे आई विल चेक दिस 5 रिएक्शन 5 टाइम्स। फिर आपकी मैं संडे को सारी नेम्ड रिएक्शंस की रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, ऑर्गेनिक्स की। तो संडे से पहले पहले आप मेक श्योर करो कि सारे चैप्टर्स की जिनकी नहीं भी हुई हैं वो एक बार सारी नेम्ड रिएक्शन दोबारा से लिख लो, क्योंकि अगर आपको नेम्ड रिएक्शन याद होंगी आपकी 70% ऑर्गेनिक्स हो जाएगी। आप अभी भी ये बात मेरे को बिलीव नहीं कर रहे हो, बट जब मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी ना, आपसे क्वेश्चन खुद निकलेंगे एंड यू विल सी कि अच्छा इतना हर क्वेश्चन ही नेम्ड रिएक्शन से रिलेटेड आया हुआ है, वेदर इट इज अ कन्वर्जन और इट इज अ कंप्लीट रिएक्शन और इट इज इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडीज, यू विल सी दिस। तो इसीलिए जब मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि नेम्ड रिएक्शन 5 बार लिखो, तो इवन अगर आपको उस टाइम फायदा नहीं भी लग रहा लिखो। तो बाय सैटरडे जिन जिन बच्चों ने अभी भी उनके पास वक्त है कि किसी कारण की वजह से अल्कोहल फिनोल ईथर वाली अल्डिहाइड वाले चैप्टर वाली रिएक्शंस नहीं लिख पाए आप, वो भी लिख लो। रमाइंस की तो 5 ही है, सो इट विल हार्डली टेक 1 आवर। अगर आप 5 बार लिखनी है, 5 into 5 25 टाइम्स लिखनी होगी ना, सो दैट संडे जब हम ऑर्गेनिक्स की प्रैक्टिस करें तो मैं मिक्स क्वेश्चन आपको करवाऊंगी। आपसे क्वेश्चन होंगे, बिलीव करो आप मेरे को बस। अगला करना। अंकित आप बताओ 20th का ए पार्ट, denaturation of proteins results in the loss of biological activity of the protein. Why? Denaturation of proteins loses results. पहले तो ये बताओ denaturation होता क्या है? When a protein in its native form its original form is subjected to a change in pH and temperature. मैंने बोला था कि जब हम किसी प्रोटीन के pH या टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो उसके ग्लोब्यूल्स, मतलब जो उनका कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है वो अनकॉइल करने लगता है, क्योंकि आप टेम्परेचर दोगे तो उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। जस्ट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर आप किसी अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस को नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ डेफिनेटली टेम्परेचर या पीएच से प्रोटीन का सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर खुलने लगता है। और अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या था? अल्फा हेलिकल, बीटा प्लीटेड शीट्स, उसके वो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर अनकॉइल होने लगेगा, इंटैंगल होने लगेंगी जो भी उनकी क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर है, तो उन स्ट्रक्चर्स के ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड करने लगेंगे। उस वजह से प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर देगा। और एग्जाम्पल क्या है? कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग। जब आप बॉईल करते हो एग को तो उसका जो व्हाइट वाला पार्ट होता है वो क्या हो जाता है? कोएगुलेट, इकट्ठा हो जाता है। तभी आप जब बॉइल्ड एग देखते हो तो वो कैसा होता है? उसका व्हाइट वाला पार्ट हार्ड, मतलब उसकी फॉर्म में होता है कि यू कैन, इट्स नॉट लिक्विड, इट्स लाइक सॉलिडिफाई। एंड कर्डलिंग ऑफ मिल्क, जब आप मिल्क में भी उसके अंदर कर्ड बनाने के लिए, हाँ, तो उसका जो लैक्टिक एसिड होता है वो उसमें क्या हो जाते हैं? उसके प्रोटीन में क्या आ जाती है? चेंजेस आ जाते हैं। तो दैट दीज आर द एग्जांपल। अच्छा, व्हाई विटामिन बी एंड सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी? अपूर्व, Why vitamin B and C cannot be stored in our body? क्यों नहीं स्टोर होते विटामिन बी एंड सी? वेरी गुड योगेश, दे आर वाटर सोल्यूबल। आपको मैंने 2 तरह के विटामिन पढ़ाए, एक फैट सोल्यूबल और एक, अब वाटर सोल्यूबल वाले पानी पियोगे यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो ही जाएंगे। फैट सोल्यूबल कौन से थे? कीड़ा,
कीड़ा कैसे याद करते हैं? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए. दे आर सर्टेनली stored in our body because they are fat soluble. But why B and C are not stored in our body? Because they are water soluble. Very good, Yogesh. And being water soluble, they will ultimately be excreted out from our body in the form of urine. विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, सिर्फ थैल्मिया. एंड ई की से, विटामिन ई की कमी से rickets is because of E or D? D. Rickets, I think rickets is because of D. I think C की वजह से स्कर्वी होती है. विटामिन ई की वजह से कन्वल्जन होती है, दौरे पड़ते हैं शायद. वो बी से होते हैं. बी से बेरी बेरी, बी से इतना भी नहीं याद करते. बी बी है. देखना कन्वल्जन नहीं होती विटामिन ई से. मेन इसकी कन्वर्जन होती एंड रिकेट्स इज बिकॉज ऑफ डी ना. रिकेट्स इज बिकॉज ऑफ डी, क्योंकि हड्डियों की कोई भी बीमारी है वो विटामिन डी की वजह से होती है. तभी तुम्हें बोलते हैं धूप में बैठा करो, बिकॉज विटामिन डी हमारी बॉडी खुद वो कर लेती है. नेम द नाइट्रोजिनस बेसिस बहुत कॉमन टू बोथ डीएनए एंड आरएनए. एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन. विच इज नॉट कॉमन? थाइमिन, क्योंकि थाइमिन डीएनए में होता है, आरएनए में नहीं होता. थाइमिन की जगह डीएनए आरएनए में कौन सा आ जाता है? यूरासिल. सो द कॉमन बेसिस इन डीएनए एंड आरएनए आर एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन. फिर थाइमिन. बेटा थाइमिन डीएनए में होता है, आरएनए में नहीं होता. वो हाउ कुड इट बी कॉमन? यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन? एक्सप्लेन हाउ ऑस्मोटिक प्रेशर इज अफेक्टेड व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड. अगर आपके ऑस्मोटिक प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर बाहर का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो रिवर्स मतलब सॉल्वेंट बाहर से अंदर जाएगा एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज रिवर्स. और अगर बाहर का ऑस्मोटिक प्रेशर लेस है तो मतलब अंदर से बाहर सॉल्वेंट जाएगा. सो दिस इज नॉर्मल ऑस्मोसिस. तो रिवर्स ऑस्मोसिस जो आरओ होता है वो इसी बेस पे वर्क करता है कि बाहर का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देते हैं तो पानी जो होता है तो सॉल्वेंट होता है. ठीक है ना? ओके. अमाइंस वाले क्वेश्चन अभी बाद में देखते हैं, पढ़ाओ पहले. 23rd बताओ. वाई क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क बॉटल्स. सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्लोरोफॉर्म की हेलो अल्केन की, ये फोस्जीन बन जाता है पॉइजनस गैस. और मैंने तुम्हें बोल रखा है कि ये प्लीज रिएक्शन हेलो अल्केन्स एंड हेलोरीन्स की अच्छे से याद कर लो कि व्हाई दिस हैपेंस. बिकॉज क्लोरोफॉर्म, ये रिएक्शन भी कई बार आती है कि क्लोरोफॉर्म प्लस ऑक्सीजन गिव्स व्हाट. तो ये फोस्जीन बन जाए. अगर आप इसको डार्क कलर्ड बॉटल में स्टोर नहीं करोगे तो उसको जैसी ऑक्सीजन मिलेगी तो लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म एक पॉइजनस गैस में कन्वर्ट होने लग जाएगी, जिसका फॉर्मूला COCl2 है. बैलेंस करने के लिए एक H और एक Cl, तो यहाँ हाफ Cl2 ले लो. COCl2 याद रखो, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार मैंने एग्जाम में कंप्लीट रिएक्शन करने की फॉर्म में भी आई होती है और बच्चों को पता ही नहीं होता कि क्लोरोफॉर्म किस में कन्वर्ट होती है. इट्स वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन के क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइजेस टू गिव अ वेरी पॉइजनस गैस COCl2 विच इज फोस्जीन. और वो फोस्जीन ना बनाए इसी करके हम क्लोरोफॉर्म को किस में स्टोर करके रखते हैं? डार्क कलर्ड बॉटल. क्योंकि अगर डार्क कलर्ड बॉटल में नहीं स्टोर करेंगे वो लाइट की प्रेजेंस में. अगला क्वेश्चन है, अल्काइल हैलाइड्स यानी कि जो हेलो अल्केन्स होते हैं वो वैसे तो पोलर होते हैं, फिर भी वो पानी में घुलते क्यों नहीं है? नॉट सोल्यूबल. क्योंकि नॉर्मली पोलर लाइक डिसॉल्व लाइक, तो अगर अल्काइल हैलाइड्स पोलर है और वाटर भी पोलर होता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, तो उस हिसाब से तो हेलो अल्केन यानी कि अल्काइल हैलाइड्स को पानी में सोल्यूबल होना चाहिए. बट अल्काइल हैलाइड्स आर नॉट मच सोल्यूबल इन वाटर. यस, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि वैसे कोई भी चीज ज्यादा सोल्यूबल पानी में ज्यादा होती है जब वो पानी के साथ क्या बना लेती है? हाइड्रोजन. अल्कोहल है. व्हाई अल्कोहल आर सोल्यूबल इन वाटर? बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग.
वाई कार्बोक्सिलिक एसिड आर सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अल्काइल हैलाइड पोलर जरूर है, बट वो पानी में जाने के बाद पानी की खुद की हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ देंगे और खुद हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते नहीं है। तो जब आप स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग तोड़ रहे हो और डेवलप क्या कर रहे हो, वीक फोर्सेस, क्योंकि पोलर भी हैं तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस से डेवलप होंगे ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़कर अगर आप पोलर भी हो तो आपका कुछ नहीं होगा। तो आप यही बोलोगे कि अल्काइल हैलाइड्स आर पोलर बट दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर बिकॉज, हेलो, हाँ हेलो, हेलो, क्या कह रहे हैं? करा मेरी बात फिर। हाँ बोलो रिदान, मैं क्लास में हूं ना। हाँ हेलो, हाँ मैं बस आ रही हूँ थोड़ी देर में, थोड़ी देर में आ रही हूँ, ठीक है। आई एम कमिंग, ओके ठीक है, ओके। अच्छा बताओ, इन दोनों में से CH3Cl विल रिएक्ट फास्टर इन SN2। SN2 मतलब, वेरी गुड, SN2 मतलब वन स्टेप। वन स्टेप में कौन फास्ट रिएक्ट करेगा? 1 2 3 या 3 2 1? हाँ 1 से 1 2 3। तो ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, तो ऑब्वियसली 1 डिग्री वाला ही रिएक्ट फास्ट करेगा। तो आप बोलोगे कि CH3Cl being 1 degree will react faster in SN2 because SN2 takes place in one step, and in one step 1 degree will react faster because of less steric hindrance। एक ही स्टेप में 3 डिग्री वाला कैसे रिएक्ट कर सकता है? 3 डिग्री वाले में 3 3 बल्कि ग्रुप होंगे। तो याद रखा करो कि SN2 का क्वेश्चन है मतलब वन स्टेप। वन स्टेप में मैम ने याद करवा रखा है कि कौन फास्ट रिएक्ट करता है, 1 डिग्री, 1 2 3। तो 1 डिग्री वाला ही फास्ट रिएक्ट करेगा ना, क्योंकि 3 डिग्री में तो कितने बल्कि ग्रुप होंगे? 3 3। 3 3 बल्कि ग्रुप एक ही स्टेप पे कैसे रिएक्ट कर सकते हैं? वो तो रिपल्शन देंगे। तो ये तो बहुत मतलब इजी सी क्वेश्चन आ रखे हैं। टाइम तो बड़ी जल्दी हो जाता है हैं? चलो अब हम सेक्शन, अब हमारा सुन लो शेड्यूल। कल इवनिंग में टेस्ट है, क्योंकि अब मैं फेडअप हो गई हूँ, कोई मॉर्निंग कोई इवनिंग, तो फाइनली इवनिंग में कल टेस्ट है। नहीं फिर बच्चे या तो सारे मॉर्निंग के लिए माने, नहीं 20 बच्चों ने ना करी है। अब आप ग्रुप और मेरे काफी सारे बच्चे नहीं आ रहे, मुझे पता पटेल वाले बच्चे नहीं आ रहे हैं सुबह, दोपहर को होती है ना, फिर दोपहर तो 4:30 बजे शाम ही हो जाएगी, शाम को ही ठीक है ना। तो टेस्ट ऑफ सैंपल पेपर 5 ऑन फ्राइडे। सैटरडे आई विल चेक ऑल द नेम्ड रिएक्शंस। कौन कौन से चैप्टर की? अमाइंस की, और इसके साथ साथ पिछले चैप्टर्स की भी चेक करूंगी। कौन कौन से? अल्कोहल, फिनोल ईथर की भी चेक करूंगी और अल्डिहाइड की भी। और संडे फुल रिवीजन करवाऊंगी ऑर्गेनिक्स की, फुल रिवीजन ऑफ ऑर्गेनिक्स ऑन द बेसिस ऑफ नेम्ड रिएक्शन ऑफ कोर्स। उसके बाद जो नेम्ड रिएक्शंस के बाद बच जाएगा वो मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। प्लीज फॉलो द शेड्यूल, ठीक है। तो कल 4:30 बजे है और 5:30, 2 बैच हैं। जिसने 4:30 वाले में टेस्ट देना है वो 4:30 में दे देना, जिसने 5:30 में देना है वो 5:30 में, ठीक है। परनीता इसको बंद कर दो।